हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। हम बात करने वाले हैं HCS 2023। अब आपका मेंस खत्म हो चुका है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आई होप आप सभी लोगों की अच्छी चल रही होगी। सो उसी विषय में हम बात करने वाले हैं। हमारी कई वीडियोस जो हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें हमने इंटरव्यू से रिलेटेड आपके साथ डिस्कशन की है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो उसी दिशा में हमारा जो ये नेक्स्ट वीडियो है आपको नजर आएगी। चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में जो आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल। देखिए टॉपिक है हमारा, आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा हो जाता है जब भी इंटरव्यू की बात होती है, क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली चेक ही यही किया जा रहा है कि आपकी जो कितनी ज्यादा अवेयरनेस है इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं उनको लेकर या डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उनको लेकर। आप ऑलरेडी मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आए हैं तो डेफिनेटली आपने अच्छा खासा पढ़ाई जो है बुक सीख कर रखी होगी। लेकिन बात करें अगर ये इंटरनेशनल जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है इंटरव्यू पैनल का। तो उसी डायरेक्शन में हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इजराइल और पैलेस्टाइन जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। देखिए इजराइल और पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है। अब इस मुद्दे में है कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। देखिए इजराइल और पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है आपको मिडिल ईस्ट में आपको नजर आ जाएगा, मेडिटेरेनियन सी के पास बॉर्डर लगता है इनका, ठीक है। अब इजराइल जो है वो जूस एक कंट्री है, जूस जो लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, और पैलेस्टीनियंस जो हैं वो भी एक एरिया इजराइल के साथ ही है, और वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। तो ये जो मुद्दा है इजराइल और पैलेस्टीन का, ये ज्योग्राफिकल ना होकर ये रिलीजियस एक मुद्दा नजर आता है, हमें धार्मिक तौर पर नजर आता है। देखिए हुआ क्या कि पहले वहां पर जो एरिया है वहां पर ओटोमन एम्पायर, ये सब चीजें जो एंशिएंट तौर पे अगर हम बात करें तो वहां पर ये सब रूल किया करते थे। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स का टाइम आया तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने लगभग बहुत सारी कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बना लिया था। 1948 की 47 की अगर हम बात करें, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने जो ये जूज हैं उनको ये इजराइल वाली जो धरती थी, जमीन थी, वो उनको सौंप दी थी कि वहां पर जो जूज हैं वो रह सकते हैं या फिर वहां पर अपनी सेटलमेंट जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि इससे पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो जर्मनी के अंदर प्रोसिक्यूशन जो चल रहा था जूज का, तो जूज ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी जगह पर जूज थे वो सारे इकट्ठे होकर इजराइल की तरफ को आते हैं। और इजराइल का संबंध वैसे भी जो जूज हैं उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी पहले रह चुका है। वहां पे एक वॉल है इजराइल के अंदर जो काफी जेरूसलम के अंदर, इजराइल के अंदर जेरूसलम है, और वहां पर एक वॉल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्थान जो है वो रखती है रिलीजियस जूज कम्युनिटीज के अंदर। अब उसी वॉल के साथ में एक मॉस्क भी है जिसको कहा जाता है कि वो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट इस्लामिक स्ट्रक्चर है इस्लाम धर्म के अंदर आफ्टर मक्का एंड मदीना। वो तीसरी जो मॉस्क है वो आपको वहां पे नजर आ जाएगी, जेरूसलम में सेम जगह पर नजर आ जाएगी। अब एक तरफ तो जूज का वो जो रिलीजियस प्रैक्टिस करने का स्थान है, और उसी के साथ में पैलेस्टीनियंस का अपनी मॉस्क है। तो अब हुआ क्या कि जब जूज वहां पे बहुत सारे आने लग गए तो उसकी वजह से जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको वहां से शिफ्ट होना पड़ा। और पैलेस्टीनियंस क्योंकि इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले हैं, मुस्लिम्स हैं, तो अगर आसपास की आप कंट्रीज देखेंगे, इजराइल का जो कंट्री है उसको देखेंगे और आसपास का जो एरिया है नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि चारों तरफ से इजराइल इस्लामिक स्टेट से घिरा हुआ है। तो इसी वजह से कई वॉर जो है वहां पे भी चलती हैं इजिप्ट के साथ, आपकी जो है वॉर देखने को मिलती हैं। 7 डे वॉर बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके अंदर जो इजराइल है उसका जो आमना सामना हुआ था जो नियर बाय आपके दूसरे स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं उनके साथ। बट खैर जो इजराइल है वो आपका जो है विजयी हुआ था या फिर जीत गया था, वॉर में आगे बढ़ गया था। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि हम इन सब चीजों को इंडिया के साथ रिलेट करके चलेंगे कि जो इजराइल पैलेस्टाइन का इशू है उसमें इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और इंडिया किस तरफ स्टैंड करता है। तो देखिए इंडिया भी अगर देखें काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हमें नजर आता है। देखिए बात करें अगर हम इजराइल की, तो अभी अगर हम देखें आफ्टर 2017 तो हमारे रिश्ते जो है वो काफी अच्छे हुए हैं इजराइल के साथ। इजराइल के साथ हमारे रिश्ते काफी पॉजिटिव वे में आगे बढ़े हैं। और अगर बात करें 1992 की, तो 1992 से आपका जो भारत है उसने इजराइल को एक स्पेशल रिकॉग्निशन देने स्टार्ट कर दी, ठीक है। उन्होंने अपनी एम्बेसी खोली और ये सब चीजें जो है वो होने स्टार्ट हो गई, मतलब रिलेशन जो है बढ़ने स्टार्ट हो गए।
बात करें पैलेस्टीनियंस की, तो पैलेस्टीनियंस का जो कॉज है या फिर पैलेस्टीनियंस का जो मुद्दा है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, उसको भारत इजराइल से भी पहले से सपोर्ट करता है। भारत का स्टैंड ये रहा है कि उसने पैलेस्टीनियंस की जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको पहले से ही सपोर्ट करता है भारत। पैलेस्टीनियन एक अपना अलग कंट्री और ये सब चीजों की जो डिमांड करते हैं उसको भारत पहले से सपोर्ट करता है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि 1992 में भारत जो है इजराइल के साथ भी संबंध बनाता है, और जो नई डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है वो 2017 से देखने को मिल रही है, जहां पे भारत के बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप जो है वो आपके इजराइल के साथ नजर आते हैं। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में एक जो टर्म है बड़ी ज्यादा काफी ज्यादा उभर के आती है जो भारत और इजराइल के रिलेशंस को बताती है, वो आपकी डीहाइफनेशन। डीहाइफनेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि यहाँ पे मतलब ये है कि भारत का इजराइल के साथ जो रिलेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका किसी भी तरह से फलस्तीन के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब भारत कहीं भी ये नहीं कह रहा कि अगर हम इजराइल के साथ संबंध अच्छे कर रहे हैं तो मतलब हम पैलेस्टाइन जो है उसकी जो डिमांड है या उसका जो कोज है या जिस वजह से वो आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं हम उसमें पैलेस्टाइन के साथ नहीं है। भारत ये भी नहीं कहता कि हम इजराइल के साथ है, भारत ये भी नहीं कह रहा कि हम पैलेस्टाइन के साथ हैं। हाँ, लेकिन वो सपोर्ट पैलेस्टाइन को भी कर रहा है, और अभी अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो इजराइल के साथ पैलेस्टाइन से थोड़े ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। और इसमें वजह भी एक और इंटरेस्टिंग जो वजह ऐड होती है वो ये है कि क्योंकि भारत के यूएसए के साथ रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं। पहले अगर देखा जाए तो यूएसए के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हुआ करते थे। इवन जब लिबरेशन ऑफ आपकी बांग्लादेश जब लिबरेट हुआ था उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे यूएसए ने पाकिस्तान का खुले तौर पर जो है साथ दिया था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यूएसए पाकिस्तान से काफी दूर हो चुका है और इंडिया के साथ उसके रिलेशन काफी अच्छे हैं। अब ये भी कहा जाता है कि यूएसए की वजह से, क्योंकि भारत के यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे हैं और यूएसए डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करता है कंप्लीटली तौर पर, तो उस वजह से भी भारत की जो स्थिति है वो इंक्लाइन हुई है टुवर्ड्स द इजराइल। ये भी एक मुद्दा बनता है। इसके ऊपर एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसको OIC के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 1950 और 60 के अराउंड इसकी जो फॉर्मेशन है वो हुई थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको सबको इकट्ठा करके रखना। अब देखिए इजराइल का जो मुद्दा है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर इजराइल अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग रखता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं। इवन दो वो इजराइल के खिलाफ उस प्लेटफॉर्म को यूज कर पाना, मतलब OIC के प्लेटफॉर्म को इजराइल के खिलाफ यूज कर पाना काफी डिफिकल्ट हो गया है। कुछ मीटिंग्स, अगर प्रीवियस मीटिंग्स को हम देखें OIC की, मतलब कि ये सारी कंट्रीज मिलकर भी आप सिंपली शब्दों में कहें तो ये सारी कंट्रीज मिलकर जो इस्लाम धर्म को फॉलो करती हैं वो इजराइल के खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग एजेंडा क्रिएट नहीं कर पाई हैं। खैर ये हमारा ये अलग चीज है। हमारा जो मेन मुद्दा यही था कि हमें इंडिया के रिलेशन को एक्सप्लेन करना है, इंडिया प्लस इजराइल और उसके साथ में प्लस आपका पैलेस्टाइन, इन सभी जो रिलेशन है उसको हमें एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि इंडिया किस तरफ को इंक्लाइंड है, क्या क्या इंडिया के लिए जो फायदे का सौदा है वो नजर आता है अगर वो इजराइल के साथ एक अच्छा रिलेशन मैंडेट जो है बना के रखता है, आगे बढ़ाता है, और या फिर पैलेस्टाइन के साथ अगर जाता है तो उस केस में क्या होगा। ये सारे आपके मुद्दे जो हैं वो समझने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नया टॉपिक जो है आपका वो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखिए चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्लान है चाइना का। शुरुआत इसकी की जा रही है शी जिनपिंग के द्वारा 2013 के अंदर, ठीक है। 2013 में शी जिनपिंग ने, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बात जो थी मीडिया में बताई थी या फिर ये पूरे वर्ल्ड को उजागर किया था कि चाइना का एक एम्बिशियस प्लान है जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसके अंदर चाइना एक ट्रेड रूट को बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया जाएगा और सेंट्रल एशिया से फिर यूरोप तक पहुंचेगा। ट्रेड रूट की अगर बात करें तो इस तरह से आपको ट्रेड रूट नजर आ जाएगा, ये चाइना रहा, और इस तरह से होते हुए ये आपका यूरोप तक जाएगा रशिया होते हुए, और ये लैंड रूट है। उसके अलावा ये आपका वाटर रूट है जो चाइना बात कर रहा है कि यहां से जाए, ठीक है। अब इसके अंदर अगर बात करें ये ट्रेड रूट जो बात कर रही है एक्चुअली में है क्या, देखिए यही ट्रेड रूट, इसको सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है।
लेकिन ये न्यू सिल्क रूट है। इससे पहले एक सिल्क रूट हुआ करता था जो लगभग 226 बीसी के अराउंड हुआ करता था। ठीक है, एक हुआन डायनेस्टी हुआ करती थी, हुआन डायनेस्टी चाइना के अंदर। उस टाइम पर ये जो ट्रेड रूट है उनके द्वारा यूज किया जाता था, यहां से चाइना से लेके जो सेंट्रल एशिया है वहां तक ट्रेड करने के लिए। और ये जो चाइना का रूट है वो हमने आपको शो कर दिया, लेकिन ये जो पहले का ओल्ड जो सिल्क रूट था उसके अंदर भारत का भी मेजर हिस्सा आया करता था। मतलब कि ये भारत का जो हिस्सा है कश्मीर वाला, यहां से होकर वो रूट जाया करता था। अभी भी जो चाइना है उसका जो ये एम्बिशियस जो प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें चाइना ये जो पीओके वाला हिस्सा है यहाँ से उस रोड को गुजारना चाहता है। तो इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली इसका जो है इसको अपोज किया है। लेकिन खैर हमारे लिए अभी मुद्दा समझने वाला क्या है कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इसकी वजह से चाइना की काफी ज्यादा डोमिनेंस जो हो जाएगी एशिया में देखने को मिलेगी। एशिया, सेंट्रल एशिया और इवन यूरोप तक हो जाएगी। चाइना इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि उसको रोक पाना या उसके जो ये प्लान्स हैं उनको टैकल कर पाना किसी एक कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो इंडिया हो। इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं या फिर हम ये भी देखते हैं कि जो यूएसए हैं वो भारत की तरफ इंक्लाइंड है, और कोई खास इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। यूएसए सुपर पावर है, ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है, बट इस टाइम पर अगर देखें ट्रांजिशन का जोन जो है हमें नजर आ रहा है। जो सत्ता है वो आपकी, उसका हस्तांतरण हम कहेंगे, शब्द यूज कर सकते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वहां से एशिया की तरफ को हो रहा है। और एशिया में मैं सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया के अंदर आपका इंडिया भी आ जाएगा। तो चाइना और इंडिया दोनों क्या है काफी ज्यादा तेजी से डेवलप कर रही हैं। अब भारत की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो चाइना को अकेले टैकल कर पाए, अमेरिका की जो स्थिति है वो भी ऐसी नहीं है, वो भी इस पोजीशन में नहीं है। तो अगर चाइना को टैकल करना है या फिर चाइना के जो एग्रेसिव नेचर है उसको रोकना है, उसके अपोजिट में एक इकोनॉमी खड़ी करनी है, तो उसके लिए भारत और अमेरिका को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। भारत इसका जो बीआरओ है, मतलब सॉरी, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका अपोज करता है, और इसमें चाइना का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। चाइना की करेंसी, आप मान के चलिए कि इस पूरे एरिया में चाइना की अपनी करेंसी के साथ ट्रेड कर सकता है जिस रोड पे ये जाएगा। तो अगर चाइना अपनी करेंसी के साथ जाएगा तो इसका मतलब चाइना की करेंसी ऊपर आ जाएगी और जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है, ये सब आपका नीचे चला जाएगा। तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है भारत के लिए, और हमें बात करनी पड़ेगी कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है भारत के लिए और या फिर वर्ल्ड के लिए। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आगे अगर बात करें तो हमने क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आप अपना जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है आप भर के हमारे पास सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। goelaclasses.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप वहां पे अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होगी उसके अंदर आपको कंप्लीटली आपकी पर्सनैलिटी से लेके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक सब चीज़ें आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू का स्टेप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, मेंस क्वालिफाई कर दिया, लेकिन आप इतना ध्यान जरूर रखेंगे कि मेंस में कई बार क्या होता है कि आपके नंबर जो आपके कंपटीशन में हैं उनसे थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, और एक नंबर का जो फर्क है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छा खासा स्कोर करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, इजीली आप जो पोस्ट है वो ले पाएंगे, जॉब ले पाएंगे। बट अगर आप इंटरव्यू को लाइटली लेते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इंटरव्यू में स्कोर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर या नीचे हो सकता है। तो उसकी प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हमारे पास ये जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आप इसको भरते हैं तो एग्जैक्टली जिस तरह से आपका इंटरव्यू पैनल होगा सेम उसी तरह से आपका जो इंटरव्यू है हमारे द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। हमारे पैनल में आपके जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रहेंगे, ऑलरेडी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, वो आपका इंटरव्यू जो होगा वो कंडक्ट करवाएंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी प्रोग्रेस आपकी पर्सनैलिटी में, आपके स्पीकिंग स्टाइल में, उन सब चीज़ों में की जा सकती है वो हम सब आपसे डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है, कोर्स है, जिसके अंदर 499 का आपको कोर्स देखने को मिलेगा। ये कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो ये प्रिपरेशन है इंटरव्यू की हमारे साथ आप कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा
ताकि और जो वीडियो की अपडेट है वो आपको डेली मिलती रहे। धन्यवाद।